हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th के साइंस चैप्टर का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। वेल, लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितनी तरीके से हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। चलिए तो जानते हैं आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। वेल, ऑल लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई। वेल, इस दुनिया में जो भी आया है एक ना एक दिन वो खत्म होना ही है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर सब एक बार जन्म ले और फिर मर जाए और उसके बाद दोबारा कुछ उसका जन्म ही ना हो, बर्थ ही ना हो, तो फिर इस तरह से तो दुनिया हमारी कायम नहीं रह पाएगी, राइट। सो बट बिफोर दे डाई मेनी ऑफ देम प्रोड्यूसेस यंग वंस टू देयर ओन काइंड। चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट्स हो, सभी खत्म होने से पहले एक नए यंग वंस को अपने जनरेट कर देते हैं ताकि ये जो दुनिया की कंटिन्यूटी है, हमारे वर्ल्ड की जो कंटिन्यूटी है वो बनती रहे, अर्थ हमारी प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूस चलती रहे। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। कोई भी चीज़ जब अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती है, बनाती है, ओके, तो हम उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ producing young ones of their own kind is known as reproduction, राइट। अब चाहे ह्यूमंस हो तो ह्यूमंस जो अपने नए किड्स को अपने रिप्रोड्यूस करेंगे, जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स को करेंगे, प्लांट हैं जो वो प्लांट को करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लाइफ कंटिन्यूस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही हमारी जो पूरी लाइफ है, हमारी जो पूरी अर्थ है, वो जनरेशन से जनरेशन चलती आ रही है। चाहे हम ह्यूमन की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बात करें। हो सकता है कि सभी के शेप में, सभी के साइज में कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा। ओके, जैसे कहा जाता है कि पहले लोग काफ़ी, जो ह्यूमंस थे उनकी हाइट काफ़ी लंबी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे उनकी हाइट कम होती जा रही है। एनिमल्स में भी पहले डायनासोर्स के बारे में बताया जाता है कि वो थे, उसके बाद एनिमल्स में भी काफ़ी चेंजेस आए। इसी तरीके से प्लांट भी पहले अलग तरीके के हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे प्लांट्स में भी चेंजेस आए। लेकिन ये क्या है? जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन है। कुछ चीज़ ख़त्म नहीं हुई, चाहे सभी चीज़ों में चेंजेस हो रहे हो या ना हो रहे हो, ठीक है। सो ऑल द सिस्टम्स ऑर्गेनाइज डिस्क्राइब्ड सो फार आर एसेंशियल फॉर लाइफ। सो जो मैंने भी अभी आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो हमारी पूरी लाइफ के लिए, हमारी पूरे लाइफ सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इफ़ वन ऑफ देम वर टू स्टॉप वर्किंग द ऑर्गेनिज्म वुड डाई। वेल, अगर ह्यूमंस नहीं बढ़े, चाहे प्लांट्स नहीं बढ़े, अगर एनिमल्स नहीं बढ़े, तो क्या होगा? अगर एक भी इनमें से एक आध चीज़ ना हो पाई तो जो हमारा पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा। ओके, तो हर एक चीज़ का रिप्रोडक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम एनिमल्स पे, एनिमल्स प्लांट पे, हम अगेन प्लांट पर डिपेंडेंट है, वो हम पे डिपेंडेंट है। तो हर एक चीज़ जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलती रहना चाहिए और उसके लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट नीडेड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओके, वो हमेशा एक जैसा बना रहे। ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन होगा, एक नया प्लांट जनरेट करेगा, राइट। हाउएवर विदाउट इट द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग एंड देयरफॉर कैन नॉट कंटिन्यू इट्स स्पाइसेस। वेल, जैसा मैं आपको अभी बताती जा रही हूँ कि अगर इन्वायरमेंट में कोई भी एक स्पाइस नहीं हुई तो क्या होगा? हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पूरी अर्थ है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। सो आप लोगों ने क्लास 6th में पढ़ा होगा। ओके, हम क्लास 6 की तरफ दोबारा चलते हैं, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि भाई क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लावर्स हैं वो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वो प्लांट में रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब कि जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, वही जो है वो रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उन्हीं की मदद से एक नया प्लांट ग्रो करता है या नया प्लांट बनता है। ओके, सो आपने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे फ्लावर्स हैं उनकी वजह से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है।
फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स इन देम। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंगो ट्री का एग्जांपल देकर के कि सबसे पहले क्या बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं। आपने तो देखा ही होगा, मैंगो सभी को पसंद है, तो मैंगो ट्री के बारे में तो सभी जानते होंगे। कच्चे आम खाने के लिए तो पेड़ पर चढ़े ही होंगे, है कि नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही गर्मियाँ आने वाली होती है, आम का सीज़न आना शुरू होता है, उसके कुछ महीनों पहले हमें मोर दिखाया, आम के मोर कहा जाता है उसको, बोर या मोर समथिंग। तो उसको, वो जो फ्लावर्स होते हैं आम के, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। और एंड में जब फ्रूट अपन यूज़ कर लेते हैं तो उससे निकलने वाली सीड से हम क्या करते हैं, अगर आप उसको लगा दोगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स इन देम। फ्रूट में बदलते हैं जिनके अंदर सीड्स होती हैं। सीड्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। जो सीड्स हैं उन्हीं की मदद से, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेट। ओके, जर्मिनेट होते हैं सीड्स, जिसकी मदद से हमें क्या मिलते हैं, नए प्लांट्स मिलते हैं। दस फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है, फ्लावर्स जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, राइट। द अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, एक प्लांट में, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि दो पार्ट होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव और एक वेजिटेटिव पार्ट। ठीक, बट प्लांट्स, अब ये क्या है, क्यों है ऐसे, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं। ये तो आपने क्लास 6 में ही पढ़ लिया, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, एक नए प्लांट का बर्थ होता है, एक नया प्लांट बनता है, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव कहते हैं। ये वेजिटेटिव पार्ट क्यों है, ये हम आपको आगे बताएंगे। सो plants do not only reproduce from flowers, they reproduce in several other ways also. Well, हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ज़रूरी नहीं है कि कोई हर तरीके का प्लांट जो है उसमें फ्लावर से ही नया पौधा जन्म ले। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से एक नया पौधा प्रोड्यूस हो सकता है या एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि जो फ्लावर्स है सिर्फ उन्हीं की वजह से क्या हो, रिप्रोडक्शन हो। ओके, देयर आर सेवरल अदर वेज, बहुत सारे अलग तरीके हैं जिनकी मदद से जो प्लांट है वो अपने नए पौधे बनाते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स, leaves and tubers. In yeast, the birds grow out of the body of the parent organism. ठीक है, जैसे कि birds, जैसे मैंने आपको पोटैटो का एग्जाम्पल बताया था कि उसके ऊपर बर्ड्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो मतलब खुद की पेरेंट बॉडी से ही वो ग्रो करते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि हम एक अलग से पहले पौधा लगे, फिर फ्लावर लगे, फिर सीड्स लगे। पेरेंट बॉडी में इटसेल्फ, एक बॉडी में एक नया पौधा उगना शुरू हो जाता है। ठीक है, द टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रिप्रोडक्शन की मेथड है, क्योंकि मैंने क्या बोला, सिर्फ फ्लावर ही काम नहीं करता, और भी चीज़ें हैं जिनकी मदद से एक नया प्लांट बन सकता है। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक तो आपका ये एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। ठीक है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, only one parent is needed, result in offspring that are exact copies of the parent। देखो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट की जरूरत रहती है। जैसे आप पोटैटो का एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर सिंगल पेरेंट है तो वो एग्जैक्ट कॉपी होगा किसका, अपने पेरेंट की। ठीक है, मतलब इसमें और किसी चीज़ की मिलावट नहीं की गई। जब दो पेरेंट होते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है कुछ इस वाले प्लांट के, ठीक है, या कुछ इस वाले चीज़ के क्या हो जाए, उसके अंदर सिम्टम्स आए, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही से ग्रो कर रहा है तो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट का वो क्या होगा, कॉपी होता है। तो ये याद बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है ये बात कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का। चलिए, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर विदाउट सीड्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर खुद की बॉडी में ग्रो हो रहा है दैट मीन्स वी डोंट नीड टू हैव सीड्स, हमें सीड्स की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है, राइट। चलिए, सो
ये तो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब ये कैसे होता है, कितनी तरीके से होता है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। बट अभी रिप्रोडक्शन के अंदर क्योंकि ज़रूरी था ये बताना कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। चलिए, तो अब आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, उसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 2 पेरेंट, 1 मेल एंड 1 फीमेल आर इन्वॉल्व। इसमें 1 मेल और 1 फीमेल की ज़रूरत होती है। द ऑफस्प्रिंग आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आइदर पेरेंट्स। दोनों ही पेरेंट्स के दोनों की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, ओके, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन में ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका नया ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रहा है या बन रहा है वो थोड़ा डिफरेंट ही होगा। इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। सीड्स की मदद से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सो ये तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो मैंने आपको बताया 2 तरीके का होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा अभी हमने देखा, जिसमें सीड्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। बॉडी इटसेल्फ में क्या होता है, प्लांट जनरेट हो जाता है। जो प्लांट होगा, या जैसे आप पोटैटो को ले लो, अनियन को ले लो, जिंजर को ले लो, इसमें बॉडी में ही क्या होते हैं, प्लांट ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, राइट। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें तो कई मेथड्स होती हैं। पहले तो नेचुरल मेथड, जो कि नेचुरल वे है, और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड्स कौन से होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फॉर्मेटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन। ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर आती हैं, ठीक। सो इन मेथड्स को हम एक एक करके समझेंगे, राइट। So asexual, there are many forms of asexual reproduction in plants. Some of these are as discussed below. जैसा कि हमने आपको बताया, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हुए जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले आते हैं फ्रेगमेंटेशन पर, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में जाना, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है, ये सब के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम चलते हैं किसके बारे में, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके पार्ट्स में, कि किस कौन कौन से तरीके इसमें होते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, इन फ्रेगमेंटेशन द बॉडी ऑफ द पेरेंट breaks into distinct pieces, each of which can produce an offspring. क्या किया जाता है इसमें, जैसा कि आप यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन स्पेरोगेरा में देख सकते हो, ठीक है। स्पेरोगेरा के अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या करते हैं, हम एक जो पेरेंट प्लांट होता है उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हर टुकड़े में से फिर एक नया प्लांट ग्रो करता है। हर पीस में क्या होता है, इस तरह से फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस की जाती है, ठीक है। इस तरीके की प्रोसेस में इस तरह अपन ने डाल दिया, जैसे कि अगर ये एक पार्ट है, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, तो इस तरह से इसमें हमें अलग अलग 2 प्लांट देखने को मिल जाएंगे। इन फ्रेगमेंटेशन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। वेल, आपने स्लिमी ग्रीन पॉन्ड्स को तो देखा ही होगा, या आपके आसपास आप कभी घूमने जाते होंगे तो कहीं पानी भरी हुई जगह आपको दिखती होंगी, उसमें आपको कुछ ग्रीन ग्रीन से पैचेस दिखाई देते हैं। वो पैचेस कहलाते हैं एल्गा। उन पैचेस को या उन एल्गास को अगर प्रॉपर वाटर और न्यूट्रिशन मिले तो वो धीरे धीरे अपने आप को एक से ज़्यादा पीसेस में तोड़ करके ग्रो करने लग जाते हैं, और इसी से क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है, राइट। सो इन स्लिली ग्रीन एल्गा दैट यू कैन सी ग्रोइंग इन स्टैग्नेंट वाटर, रिप्रोडक्शन ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एल्गास रहते हैं वो अपने आप को जनरली 2 या उससे ज़्यादा बॉडीज में तोड़ करके धीरे धीरे पूरे पानी में जाते हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है और किस तरह से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वेल, बडिंग प्रोसेस क्या होती है, अगर मैं मार्केट से जाऊं और यीस्ट को खरीद करके लाऊं, यीस्ट पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है, और उसे गर्म पानी में रख करके थोड़ी देर वेट करें, तो आप देखोगे, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि उसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बड कहते हैं, जो कि यीस्ट सेल से बनता है, ठीक है। अब ये बड किस तरह से काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली यीस्ट पाउडर को खरीद करके ला करके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन कई चीज़ों में ऑलरेडी ये यीस्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी टाइम बाद उसमें से अगर प्रॉपर हम उसको वाटर और न्यूट्रिशन अवेलेबल करा दें तो क्या होता है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है।
धीरे धीरे ये जो बड है, जो कि यीस्ट सेल से बना हुआ एक बड है, ये धीरे धीरे इस तरह से ग्रो करना शुरू कर जाता है। ठीक है, जैसे ही ये ग्रो करता है ये एक नया बड बनाना शुरू कर देता है, मतलब ये एक पेरेंट सेल बन जाता है और फाइनली आप देखेंगे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, मतलब ये कंप्लीट यीस्ट की सेल बन गई जिसमें इसे इस तरीके के बर्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो मतलब ये बर्ड जो है वो यीस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाता है और अपने द्वारा और ज़्यादा बर्ड सेल्स को फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो बर्ड सेल्स हैं, ये जो बर्ड्स हैं जो कि यीस्ट की सेल को बनाते हैं, ये बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं, राइट। इन यीस्ट अ लिटिल स्टेपलॉन्स प्लाज्मा accumulates at one end of the cell and a bud is formed। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यीस्ट में क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म accumulates at one end of the cell। सेल के एक एंड पे इस तरीके का एक सर्कल वाला शेप का एक सेल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिससे कि एक नया बड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ओके, द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2। ये जो बेसिकली इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वन ऑफ देम एंटर्स द बड, और जो दूसरा वाला रहता है वो बड के अंदर एंटर करता है। तो वेल आपको सिर्फ इतना अभी जानना काफी है कि जो बड फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। तो यीस्ट सेल को अगर हम प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट दें, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन अवेलेबल कराएं, तो उसकी मदद से ऑफ स्प्रिंग क्या करते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। वेल ये ऐसे होंगे कि अगर हमने यीस्ट सेल को रखा तो उसमें से बड का फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा और एक वो इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक पार्ट अलग हो जाएगा और जो दूसरा पार्ट है उसकी मदद से हमें और बड सेल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है बडिंग। ओके, चलिए, तो द बड ग्रोज एंड इवेंचुअली गेट डिअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल टू फॉर्म अ न्यू सेल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी बर्ड होगा वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने पेरेंट सेल से इस तरह से ग्रो करता है और उससे डिअटैच्ड होकर के, उससे अलग होकर के एक नया सेल बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, द प्रोसेस कंटिन्यूज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। वेल ये जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है और बहुत लार्ज छोटे ही टाइम पर लार्ज अमाउंट ऑफ सेल जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, राइट। इफ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन इज इनफ, बड फॉर्मेशन ऑकर रैपिडली टू फॉर्म अ चेन ऑफ यीस्ट सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको न्यूट्रिशन अवेलेबल कराएंगे तो क्या होगा, बहुत ही बड़े अमाउंट में एक रैपिडली फॉर्म में एक चेन बन जाएगी बर्ड सेल्स की। इन कोरल्स एंड स्पॉन्जेस बर्ड्स डू नॉट सेपरेट आउट बट रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर कोरल स्पॉन्जेस की बात करें तो उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो अपने पेरेंट से क्या नहीं होते, डी अटैच नहीं होते, लेकिन इनकी वजह से और ज़्यादा सेल्स बनते जाते हैं। दे ग्रो टू फुल साइज एंड रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन प्रोड्यूसिंग अ कॉलोनी। तो इस तरह से क्या होता है कि बार बार ये रिप्रोड्यूस होते जाते हैं और इस तरह से एक पूरी कॉलोनी का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या होता है आपकी बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है स्पोर फॉर्मेशन। वेल आपने देखा होगा कि अगर ब्रेड काफ़ी दिनों तक हमारे पास रखी रह जाए तो उसमें धीरे धीरे फंगस लगना शुरू हो जाती है जो कि ग्रीन कलर की दिखती है। ठीक है, ये जो फंगस है वो लगती किसकी वजह से है, ये लग जाती है स्पोर्स की वजह से। स्पोर्स जो है वो काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं और जो कि एयर में आसानी से घूमते रहते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से नॉर्मली हमारी जो खुली हुई चीज़ें हैं, जैसे अगर आप ब्रेड को रख दें या आप रोटी को भी रख देते हैं अगर बाहर, तो कुछ टाइम बाद उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो ये स्पोर्स क्या है, वेल इन स्पोर्स की वजह से किस तरह से प्लांट ग्रो हो जाता है। वेल आप अगर कई सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स देखें जैसे कि मोसेस, फर्न्स एंड मोल्ड्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे मॉस हो गया या फर्न्स हो गए, ये सभी क्या है, ये स्पोर फॉर्मेशन की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, अब ये स्पोर होता क्या है, स्पोर इज अ टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल। एक्चुअल में बाहर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि स्पोर क्या होता है, बहुत ही छोटे क्या होते हैं, स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडीज होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से
मतलब घूमती रहती हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये बाहर के इन्वायरमेंटल मॉइस्चर से अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, इनकी जो बॉडी होती है वो एक तरीके की थिक वॉल से कवर्ड होती है, जिससे क्या हो कि बाहर का जो भी मॉइस्चर है वो इन स्पॉर पर ना आए और ये अपना प्रॉपर फॉर्मेशन करती रहे प्रॉपर। इसकी वजह से ये फंगी या फिर इस तरीके के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते जाए, ठीक है। तो स्पोर क्या है, एक छोटा सा स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी होती है जिसकी हम एक थिक वॉल से अपनी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आपको स्फेरिकल बॉडीज़ दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं स्पॉट्स, ठीक है। इन्हें आप कहाँ देख पाएंगे, अगर आपने ब्रेड लिया उसमें फंगस लगी हुई है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि ये स्पॉट्स किस तरह से निकल रहे हैं और कहाँ कहाँ और किस शेप के फैलते हैं, राइट। इट ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लांट्स में लग जाते हैं जब भी कंडीशन फेवरेबल है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं है या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये उस कंडीशन में अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ब्रेड मोल्ड दैट कैन ऑफन बी सीन ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट स्टेल ब्रेड ग्रोज व्हेन स्पोर्स सेटल ऑन द ब्रेड। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने ब्रेड को देखा ही होगा कि जब भी आप उसको मॉइस्चर में रख देते हैं, जनरली क्या होता है कि बारिश के टाइम पर अगर हम ब्रेड्स को बाहर रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें ये फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है। वेल ब्रेड में ही ऐसा जल्दी क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रेड की प्रोसेस होती है बनने की, उसमें हम यीस्ट को डालते हैं, राइट। हम उसका जो मटेरियल होता है जिससे ब्रेड बनती है, ठीक है, उसको पहले हम थोड़ा सा सड़ाते हैं। तो ये सड़ाने की प्रोसेस से क्या होता है कि आपका जो भी डो बनकर तैयार होता है, ठीक है, ये डो जो होता है उसमें ऑलरेडी कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जिससे कि आपका जो स्पोर्स है अगर उसमें पड़ेगा तो तुरंत ही वो फंगस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक सेल बना करके वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अगर हम उसको नहीं हटाते तो क्या होता है, धीरे धीरे पूरी जो फंगी है वो आपके पूरे ब्रेड में कंप्लीटली फिल हो जाती है। लेकिन ये तो आपकी ब्रेड को तो नुकसान हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारी एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की मदद से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे तरीके के प्लांट ग्रो करते हैं। जैसा अभी हमने आपको एग्जांपल के लिए बताया कौन कौन से, मॉसेस, फर्न्स, ठीक। तो ये सभी प्लांट्स जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और जिनकी मदद से क्या होता है, मतलब जो कि स्पोर्स की मदद से क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा क्या, स्पोर फॉर्मेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने अभी आपको 3 चीज़ें बताई। कौन कौन सी? हमने आपको बताया कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है और स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास हम पढ़ेंगे उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो फ्लावर है उसकी मदद से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी जितने टाइप्स बचे हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वेल, तब तक के लिए आप हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको क्लास 7th के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। एंड हमारे पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।